हाय दोस्तों, ब्रास ग्रुप के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ब्रास ग्रुप आपके लिए लाया एक नया लेसन। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। धन्यवाद। सो द थिंग इज कि हम लोगों ने 2013 का एक्ट का जो है मेन फीचर जो है डिस्कस किया। जो हमारे लिए अब मेन जो था जो आज हम लोगों ने डिस्कस करना था, जो मैंने आपको कल भी बताया था कि जो टॉपिक 1 है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड मोस्ट ऑफ द लॉन्ग क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें से सेटअप होते हैं, और उसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है that is the lifting of the corporate wheel. Lifting of the corporate wheel. See, we have in the starting when we have discussed the nature of the company, when we discuss the nature of the company, we discussed that once the company incorporated, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब कंपनी जो है इनकॉर्पोरेटेड हो जाती है तो उसको कुछ प्रिविलेज मिल जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रिविलेज मिलता है we most of the time I discuss कि the company become a legal entity. Legal entity बन जाती है कंपनी. Company is considered to be a person. एक कंपनी जो है एक पर्सन कंसीडर की जाती है, एक नेचुरल पर्सन कंसीडर की जाती है, एंड इट बिकम अ सेपरेट इंडिविजुअल. कंपनी बिकम अ सेपरेट इंडिविजुअल फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर और फ्रॉम इट्स मेंबर्स और फ्रॉम इट्स डायरेक्टर्स. कंपनी जो है एक उसकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है. कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर्स जो अपने मेंबर्स हैं उनसे डिफरेंट होती है. सो उस सिचुएशन में द कंपनी बिकम अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी when it is incorporated under the Act 2013. Then company when it become a legal identity, separate legal identity, become the property can be purchased in the name of the company. Property जो है वो परचेज की जा सकती है कंपनी के नाम पे. Along with this, the company can be sued, or a company can be sued. कंपनी कैन सू अनदर पर्सन, और कोई उसको भी सू कर सकता है, उसके अगेंस्ट भी कंपनी के अगेंस्ट भी केस फाइल कर सकता है. ठीक है, जिसका जो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वन. फिर तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो इनकॉर्पोरेशन से सेपरेट लीगल आइडेंटिटी आने से द कंपनी द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी एंड द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स and the members and the director, their liability is a different one. कंपनी की जो लायबिलिटी है जो है उसके शेयर होल्डर्स की जो लायबिलिटी है वो डिफरेंट हो जाती है. कंपनी इज लायबिलिटी फॉर देयर ओन एक्ट एंड द शेयर होल्डर्स आर लायबल फॉर देयर ओन एक्ट. लायबिलिटी जो है इम्पोज होती है कंपनी की, उसकी जो प्रॉपर्टी है, if some wrong or some credit has been taken by the company, कुछ लिया है, debts had been taken by the company, उस सिचुएशन में जो लोन कंपनी ने लिए हैं वो कंपनी की प्रॉपर्टी जो है उसको फुलफिल पूरा करेगी, ना कि शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी बन जाती है. सो दिस इज द बेसिक वी कैन से द प्रिविलेज विच इज गिवन टू द कंपनी after the incorporation of the company. Once the company is incorporated under the act, it become the legal we can say privilege has been given to it. So कहीं ना कहीं जो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का कंसेप्ट है वो उसको एक कंपनी को एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी देता है, इंडिविजुअलनेस देता है, और साथ में वी कैन से कि कंपनी जो है, कंपनी की लायबिलिटीज, कंपनी के पावर्स, कंपनी के जो बेनिफिट्स हैं, कंपनी की जो प्रॉपर्टी है, ये सब उसके शेयर होल्डर से उसको अलग कर देती हैं. शेयर होल्डर्स की अपनी प्रॉपर्टी, वो अपनी प्रॉपर्टी उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, उनकी जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है वो कंपनी की प्रॉपर्टी के साथ मर्ज नहीं होती है, कंपनी की अपनी एक प्रॉपर्टी है. लेकिन दिस इज द प्रिविलेज विच इज गिवन बाय द कंपनीज एक्ट व्हेन द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड. ये एक प्रिविलेज कंपनी को दिया गया जब कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होती है. लेकिन अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, देयर इज सम एक्सेप्शन टू दिस रूल आल्सो. there are some exception to this rule, और उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट या कह लो कि एक एक्सेप्शन क्या है कि नो डाउट कि कंपनीज एक्ट जो है कंपनी को एक स्पेशल प्रिविलेज देता है. जब कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड होती है उसको सेपरेट लीगल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर कंपनी की अपनी एक लायबिलिटीज होती है, एक इंडिविजुअल कैपेसिटी होती है, वो शेयर होल्डर से अलग होती है, डायरेक्टर से अलग होती है, मेंबर से अलग होती है. लेकिन एक सिचुएशन ये आती है when some person or their directors they corporate or they establish a company just for the purpose of fraud.
कोई फ्रॉड कमिट करने के लिए जो शेयर होल्डर्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ जो है, इन्वेस्टर्स हैं या जिन्होंने उनको लोन दिया है, उनके साथ अगर फ्रॉड कमिट करने के लिए अगर किसी तरीके से कोई डायरेक्टर्स या मेंबर्स जो है कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं, तो क्वेश्चन उस समय सिचुएशन में आता है कि क्या इस तरीके के जो फ्रॉड्स हैं ये अलाउ किए जा सकते हैं। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एक्सेप्शन कह लो या एक सबसे जो इम्पोर्टेंट एक कंसेप्ट कह लो कि कंपनीज एक्ट में कंसेप्ट ऐड ऑन किया गया है या डॉक्ट्राइन ऐड किया गया है, द लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील। लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील जिसके अंदर ये सिचुएशन बताई गई है, जिसमें ये ऐड ऑन किया गया है कि अगर कंपनी की आड़ में, कंपनी की शेडो में if some wrong has been committed by the directors, then उस situation में they will not take the privilege that particular act is done by the company। अगर किसी तरीके का फ्रॉड, किसी तरीके का जो है रॉन्ग, सिविल रॉन्ग हैज बीन डन बाय द डायरेक्टर्स or the members in the shadow or in the behind in the name of the company, in that situation they will not misuse the name of the company। उस situation में जो है बेसिक जो concept है डॉक्ट्राइन ऑफ जो है लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील जो है arises होता है। and this is the बेसिक जो concept है कॉर्पोरेट ऑफ द जो कॉर्पोरेट व्हील का है, इसका जो है बेसिकली जो है दैट इज सिचुएशन जहां पर कोर्ट को परमिशन दी गई है कि कोर्ट कैन इंटरफेयर, तो द कोर्ट विल नॉट इंटरफेयर इन एनी काइंड ऑफ मैटर। जो स्मूथली अगर कोई मैटर चल रहा है कंपनी का, तो उस सिचुएशन में जो है कोई भी कोर्ट को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां पर कुछ there are some circumstances, there are some situations where court may lift the corporate wheel। कोर्ट को अथॉरिटी दी गई है कि कोई भी जो है उस कॉर्पोरेट व्हील को क्या कर सकता है, उसको लिफ्ट कर सकता है। और कोर्ट जो है कॉर्पोरेट की जो व्हील है, जो हम कह रहे हैं कर्टन है, एक कर्टन है, उसको जो है उठाया जा सकता है। और सबसे पहला जो है जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोर्ट में लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील, फर्स्ट सिचुएशन है दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्टर। दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ अ करेक्टर। करेक्टर मीन्स यहाँ पर when the company when the court is to decide whether a particular company is having a character of enemy company or a company having a character of we can say the country with whom we have a good relationship। जहां पर कोर्ट को कंपनी का कैरेक्टर डिसाइड करना है, जहां पर कोर्ट को ये देखना है कि कंपनी एनिमी कंपनी तो नहीं है, तो उस सिचुएशन में कोर्ट क्या कर सकती है, जो कॉर्पोरेट व्हील वाला जो कंसेप्ट है, दैट इज द कोर्ट में लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील। जो एक बेनिफिट जो दिया गया है कंपनी को, एक प्रिविलेज दिया गया है कंपनी को, वो उसको हटाएगी। और इसका हटाने का मतलब क्या है, लिफ्टिंग अप का क्या मतलब है, द कोर्ट विल सी द directors, the members, court will see the directors and the members of the company along with the company और कंपनीज के जो डायरेक्टर हैं उनको एक साथ देखेगी, उनको अलग अलग करके नहीं देखेगी, उनको एक साथ देखेगी। क्योंकि हमारा मेनली जर्नल रूल क्या है कि when the company is incorporated under the act, we always believe, the law allow us that the company is a different one and their directors or their shareholder, their liabilities are different one. But in the case of when the court lifting the corporate wheel, in that situation the company and their directors, they are looking together, उनको एक साथ देखेगी इस बात को जानने के लिए कि कहीं डायरेक्टर्स जो हैं वो कंपनी के नेम के पीछे, कंपनी के जो शेडो के अंदर जो है किसी तरीके का कोई
फ्रॉड या किसी तरीके का कोई रॉन्ग तो कमिट तो नहीं कर रहे हैं। उनमें से सबसे एक जो इम्पोर्टेंट सर्कमस्टांसेस क्या है कि व्हेन इट इज टू डिटरमिन द करेक्टर दैट पर्टिकुलर कंपनी इज बिलोंग टू एनिमी कंपनी और नॉट, तो उस सिचुएशन में भी कोर्ट जो है कॉर्पोरेट व्हील को जो है लिफ्ट कर सकती है। अब क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसका एग्जांपल भी दूंगी कि किस तरीके से। इसमें आपके केसमेट में ही एक केस है, डेमिलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड। डेमिलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड 1916 का केस है, जिसमें बेसिकली दिस केस द फैक्ट ऑफ द केस आर that is a private company is there and this company was incorporated in England for the purpose of selling the motor tires manufactured in the Germany by a Germany company. I'm again repeating the facts of the cases is that there is a private company was incorporated in England for the purpose of selling the motor tires manufacturing in Germany by the Germany company. ठीक है, तो इसमें जो है बेसिकली जो है ये इनकॉर्पोरेटेड कहाँ हुई, इंग्लैंड में हुई, लेकिन इसका बेसिक पर्पस क्या था, दैट इज दोज टू सेलिंग द मोटर टायर्स व्हिच आर मैन्युफैक्चर्ड इन द जर्मनी बाय द जर्मनी कंपनी। सो और इस कंपनी में जो प्राइवेट कंपनी में थी, मोस्ट ऑफ द शेयर्स ऑफ दिस कंपनी आर होल्ड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द जर्मनी हु वर रिजाइडिंग इन द जर्मनी। most of the shares or most of the directors, those who are from in this particular company, they are belong to the Germany. And during the First World War, a company commenced an action to recover trade debts. The House of Lords held that the company was an enemy company for the purpose of trading because its effective control was in enemy hand. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में जो भी कंट्राडिक्शन हुई, उसको लेकर जो है एनिमी कंपनी ने जो है डेट्स के लेकर जो है जो भी सिटीजन्स थे इंग्लैंड के, उनके अगेंस्ट केस किया फॉर द ट्रेड डेट्स को लेकर। लेकिन जो वहां की जो हाउस ऑफ लॉर्ड थे, दे हैव हेल्ड कि कंपनी जो है वो एनिमी कंपनी है बिकॉज मोस्ट ऑफ द शेयर्स आर होल्ड बाय द जर्मन पीपल एंड दे आर रिजाइडिंग इन द Germany. So they said कि according to the company was debarred from the maintaining the action, it would be against the public policy to allow the enemy company to trade under the corporate facet. ठीक है, तो इसमें स्पेसिफिकली क्या है कि कोर्ट कब इंटरफेयर करेगी, when the court has to determine the character of the company. जब कोर्ट को कंपनी का कैरेक्टर डिटरमिन करना है कि whether it is a enemy company or it is a company belong to a nation of a friendly nation. So यहाँ पर आप अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पर हमारा मेन, हम बार बार क्या बोल रहे हैं कि कंपनी जो है वो अपने डायरेक्टर से अलग है, सेपरेट है, लेकिन यहाँ पर इस सिचुएशन में कोर्ट हैज अपलिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील। जो एक कर्टेन है कॉर्पोरेट, जो प्रिविलेज मिली हुई है कंपनी को, उसको हटाकर, उस प्रिविलेज को हटाकर जो है कोर्ट ने यहाँ डिसीजन दिया है कि दे हैव सी द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर्स हैं दे आर बिलोंग टू जर्मनी, तो कहीं ना कहीं वो एनिमी कंट्री के डायरेक्टर्स हैं। तो कंपनी द कंपनी इज एस्टैब्लिश इन इंग्लैंड, कंपनी बेशक चाहे वहां इंग्लैंड में एस्टैब्लिश हुई है, इनकॉर्पोरेटेड इंग्लैंड में हुई है, बट द मोस्ट ऑफ द शेयर जो है होल्ड किया किसने किया है, जर्मनी कंपनी ने किया। तो उस सिचुएशन में द कोर्ट हैड सेड कि दिस इज द केस ऑफ रिलेटेड टू कि कहीं ना कहीं जो इसमें है एनिमी कंपनीज का जो रोल है। सो इस सिचुएशन में कोर्ट हैज इंटरफेरेंस इन द मैटर एंड जो प्रिविलेज मिला हुआ था कंपनी को, वो उसको उसने लिफ्टिंग जो कंसेप्ट है, द कंसेप्ट ऑफ लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील, उसको कोर्ट ने यूज किया और इसमें अलाउ नहीं किया जो कंपनी ने केस फाइल किया था टू रिकवर अ ट्रेड डेट्स। ठीक है, फिर सेकंड आता है where a company is a sham, यानी where the court will lift the wheel where the company is merely a sham,
मीन्स ओनली जस्ट कंपनी को सिर्फ एक शैम बॉडी के तौर पे, कंपनी का मेन पर्पस जो है कंपनी को इस्टेब्लिश किया गया है, नॉट जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और नॉट just for the purpose of providing benefit to the public at large or for the purpose of investing something, but इसका main purpose to क्या है, to use it as a device, to use the company as a device for a illegal and improper purpose. जहां पर आपने एक डम्मी के तौर पे, एक शैम के तौर पे कंपनी को क्रिएट किया है, जस्ट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ फॉर फुलफिलिंग योर पर्पस ऑफ इलीगल, fulfilling your illegal and improper purpose. उस सिचुएशन में भी the court can lift the wheel of the corporate. Then third one is prevention of fraud or improper conduct. Prevention of fraud or improper conduct, where it appears that the company was incorporated for evading the contractual or statutory obligation, the court may interfere in it. जहां पर ये लगे कि बेसिकली द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, कंपनी का जो बेसिक पर्पस है, कंपनी जो इस्टेब्लिश की गई है फॉर इवेडिंग द कंट्रैक्चुअल और स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, कंपनी जो है स्पेसिफिकली जो है जो इस्टेब्लिश की गई है कहीं ना कहीं एक फ्रॉड कमिट करने के लिए, इम्प्रॉपर कंडक्ट कमिट करने के लिए, तो उस सिचुएशन में भी कोर्ट जो है वो इंटरफेयर करके जो कॉर्पोरेट जो प्रिविलेज मिला हुआ है कंपनी को, कॉर्पोरेट प्रिविलेज क्या मिला हुआ है कंपनी को कि उसके शेयर होल्डर्स जो हैं और कंपनी के जो कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं और जो कंपनी है, दे विल बी सीन एज ए डिफरेंट पर्सन. लेकिन इस सिचुएशन में वेयर द डायरेक्टर्स हैं, जब वो कंपनी किसी फ्रॉड पर्पस के लिए या इम्प्रॉपर पर्पस के लिए इस्टेब्लिश करते हैं, तो उस सिचुएशन में द कोर्ट विल not see them a different person but they see them as a together one. कोर्ट जो है मेंबर जो डायरेक्टर्स और कंपनी दोनों को एक साथ देखती है और ये देखने की कोशिश करती है कि what is the purpose behind the establishing a company. अगर कोर्ट को लगता है कि इसका बेसिक पर्पस जो है कंपनी का एस्टैब्लिश करने का पीछे जो बेसिक पर्पस है फ्रॉड है या किसी तरीके का इलीगल एक्टिविटी करने के लिए कंपनी गई है, तो उस सिचुएशन में कंपनी जो है एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी वाला जो कंसेप्ट है उसको खत्म करते हुए जो डायरेक्टर्स हैं उनको लायबल डिक्लेयर करती है. दे कैन नॉट से, directors cannot take the privilege that particular this illegal act or this particular contract is evading by the company, not by them. The company is liable, their company's property is liable. ये सिर्फ और सिर्फ इस बात को नहीं, तो उस सिचुएशन में court will see, has to see, either they see them separately or either they see them as a together one. तो मोस्टली जो है कोर्ट सिचुएशन फ्रॉड के कुछ सिचुएशन में इलीगल के जहां पर इलीगल पर्पस के लिए कंपनी स्टैब्लिश की गई है या फॉर द एनिमी कंपनी का कैरेक्टर डिटरमिन करने के लिए, उस सिचुएशन में कोर्ट विल ऑलवेज सी डायरेक्टर्स एंड द कंपनी टुगेदर. देन उसके साथ साथ है नेक्स्ट पॉइंट है दैट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, even in the case of tax evasion, टैक्स जो इवेजन के केस में भी अगर कोर्ट को लगता है, then in that situation court may disregard the corporate entity of the company. The court may disregard the corporate identity of the company where it is used for tax evasion. सिर्फ और सिर्फ कंपनी का जो मेन पर्पस है, नॉट फॉर द बिजनेस पर्पस बट जस्ट फॉर इट क्रिएटेड बाय द डायरेक्टर्स ओनली फॉर द टैक्स इवेजन. टैक्स से बचने के लिए उन्होंने अगर कंपनी स्टैब्लिश की है, तो उस सिचुएशन में भी कोर्ट जो है जो कंपनी को एक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी मिली है उसको डिसरिगार्ड करते हुए जो डायरेक्टर्स और कंपनी दोनों को एक साथ देखेगी, उनकी एक साथ जो लायबिलिटी है वो डिटरमिन करेगी. Along with this, next is the punishment of contempt of court. Contempt of court. यहाँ
contempt of court means ki if some case is going against the company and the order has been passed by the court, that particular the court has given some direction that this order or the court has given some order that particular this act should be done by the company, but the directors of the company didn't do. कुछ जो है कोर्ट कंपनी के अगेंस्ट कोई केस चल रहा है और उस सिचुएशन में जो है कंपनी ने कोर्ट ने जो है कोई ऑर्डर पास किया है या कोई डायरेक्शन पास की है और कंपनी के डायरेक्टर्स उस डायरेक्शन या ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन दे गिव एन एक्सक्यूज दैट दिस ऑर्डर और दिस डायरेक्शन इज गिवन टू द कंपनी नॉट टू देम. वो क्या एक्सक्यूज दे रहे हैं कि ये कंपनी को डायरेक्शंस ऑर्डर दिए हमें नहीं दिए हैं. तो उस सिचुएशन में कोर्ट ये नहीं कहेगी दिस इज अ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट. आप कोर्ट के जब ऑर्डर को नहीं मानते हो तो आप कहीं ना कहीं कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर रहे हो. तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की जो पनिशमेंट है वो डायरेक्टर्स को ही दी जाएगी. डायरेक्टर्स विल कैन नॉट टेक एन एक्सक्यूज. डायरेक्टर जो इस चीज के एक्सक्यूज नहीं ले सकते कि कोर्ट ने जो ये केस है वो कंपनी के अगेंस्ट स्टार्ट हुआ है, डायरेक्टर का इसमें कोई रोल नहीं है. कोर्ट ने जो भी ऑर्डर पास किया है या डायरेक्शन जो भी कोर्ट ने पास किए हैं वो कंपनी को दिए ना कि डायरेक्टर्स को दिए हैं. सो इस सिचुएशन में कोर्ट जो है कंपनी और डायरेक्टर्स को, वेयर द मैटर इज रिलेटेड टू कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट को लेकर मैटर होगा. तो उस सिचुएशन में जो कोर्ट है वो डायरेक्टर्स और कंपनी दोनों को एक साथ देखेगी, ना कि दोनों को अलग अलग इंडिविजुअल देखेगी. दोनों की यहाँ पर एक साथ देखने का मतलब यहाँ पर ये है कि डायरेक्टर्स और कंपनी दोनों की लायबिलिटी इक्वली देखी जाएगी. डायरेक्टर्स ये नहीं एक्सक्यूज ले सकते कि दिस पर्टिकुलर एक्ट इज डन और दिस पर्टिकुलर ऑर्डर हैज नॉट बीन ओबे बाय द कंपनी ने इसको ओबे नहीं किया, इनका कोई रोल नहीं है. So where the punishment is related to the court of contempt or anything is any act which is related to a court of contempt done by the company, then in that situation their director will also be liable also. ठीक है. Then इसके साथ साथ जो है that is important, that is कि अगर एक another point is when the company is another subsidiary companies. Basically, the subsidiary company, the company is one is a holding company and other one is a subsidiary company. Holding company means who is the main company and the company holding the main shares. जिसने जो है main share जो है company के hold किए, that's a holding company. और जिसने अपनी एक, जिसको अगर हम simple language में कहूँ या layman language में कहूँ, अपनी एक branch खोली है, that is subsidiary company. Then if it's create a subsidiary company just for the purpose of defrauding the investors, जो investors हैं या शेयर होल्डर्स हैं या डायरेक्टर्स ने कंपनी को खुद लॉसेस में ले जाने के लिए एक सब्सिडियरी कंपनी खोली है, तो उस सिचुएशन में भी कोर्ट जो है वो इंटरफेयर करेगी मैटर के अंदर एंड द कोर्ट विल लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील. ठीक है. कोर्ट क्या करेगी, जो एक कैन से द प्रिविलेज व्हिच इज गिवन, जो एक प्रिविलेज दी गई है उसको क्या करेगी, उसको खत्म करते हुए डायरेक्टर्स और कंपनी दोनों को एक साथ जो है उसको लायबल करेगी. ठीक है. दिस इज अ लिफ्टिंग ऑफ अ कॉर्पोरेट व्हील. किसी को समझ ना आया हो, कोई क्वेश्चन रेज करना हो, पूछ लो अभी फटाफट, अदरवाइज आई एम गोइंग टू मूव फर्दर. इफ एनी क्वेरी और एनी क्वेश्चन और एनी एड ऑन, कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हो आप लोग तो कर दो. ओके. फिर एक जो न्यू टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू कैन वी कंसीडर, जो न्यू टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है कैन वी कंसीडर कंपनी एज ए सिटीजन. क्या हम कंपनी को एक सिटीजन मान सकते हैं? दो वी आर सेइंग वंस अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, वैसे हम क्या कह रहे हैं, वंस अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इट बिकम अ artificial person. It gets the equal rights to the natural person.
जो एक नेचुरल पर्सन को राइट मिले हैं वही राइट्स जो है कंपनी को मिल जाते हैं. कंपनी कैन परचेज द प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम. कंपनी कैन sue anybody in its own name. The liability of the company is limited one. The property of the company is different from its directors. And so यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं हम ये कह रहे हैं कि जब हम एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो जाती है तो उसको एक इंडिविजुअल को राइट मिलते हैं, वही राइट जो है हम कंपनी को भी दे रहे हैं. तो क्या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन. ये जो टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक, द लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील एंड कैन वी कंसीडर अ कंपनी टू बी अ सिटीजन. जो सिटीजनशिप का जो दिया गया है, क्या उसको एक सिटीजन की डेफिनेशन में हम फॉल करवा सकते हैं कंपनी को अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. तो यहाँ एक क्वेश्चन है कि जब हम एक वी कैन से कि वी डीम्ड कंपनी टू बी एन अ पर्सन, वी कंसीडर अ कंपनी टू बी अ पर्सन, हम कंपनी को जो एक पर्सन कंसीडर कर रहे हैं, तो क्या हम उसे सिटीजन मान सकते हैं? आंसर इज नो. आंसर इज नो. क्यों? सी, if you see article 19(1)(g) of the constitution or section 5 of article 5 of the constitution, अगर आप वहां पर, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो आप देखोगे कि जो सिटीजन का डेफिनेशन दिया है, they word use a natural person over there. The constitution says the person who is a natural person, the person who is born in India, the person who is living from last decades in India, और अगर आप 19(1)(g) को लिखते हो तो वहां पर लिखा who is a citizen of India, he can freely do any kind of business, whatever he want to do, whatever he want to do. लेकिन उसके साथ साथ जो क्वेश्चन यहाँ आता है कि क्या कंपनी उस 19(1)(g) के अंदर फिट बैठती है? क्या जो है कंपनी जो है, एक कंपनी को वहां पर अलाउ किया गया है कि दैट द कंपनी कैन बी सिटीजन ऑफ इंडिया? द आंसर इज नो. जो है कंपनी कोई सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन, आपका कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज सिटीजन जो एक्ट है, दैट इज द राइट ऑफ सिटीजनशिप जो है, इट इज ओनली प्रोवाइडेड टू द नेचुरल पर्सन एंड द कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन. कंपनी जो है वो नेचुरल पर्सन नहीं है. कंपनी इज क्रिएटेड, it get the come under it is a artificial person which is just created for the purpose of Companies Act 2013. कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है और उस पर्सन को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्रिएट किया गया है टू अचीव द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. जो 2013 का जो वी कैन से ऑब्जेक्ट है, उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए हमने कंपनी को एक जो है आर्टिफिशियल पर्सन का जो है वो दिया है. लेकिन इट इज नॉट कम अंडर अ डेफिनेशन ऑफ द नेचुरल पर्सन. सी, द नेचुरल पर्सन जो है, आपको एक नेचुरल पर्सन होने के लिए जो है, अगर आप इफ यू आर द नेचुरल पर्सन, द पर्सन दैट इज प्रोवाइडेड अंडर योर कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में आपको लिखा है. सो अगर आप एक नेचुरल पर्सन है, योर राइट, your legal identity start from the day when you are existing in your mother's womb. आपकी आइडेंटिटी जो है, आपका राइट जो है, वो उस दिन से एग्जिस्ट हो सकता जाता है जिस दिन से आप अपनी मदर के वूम में हैं. लेकिन इन द केस ऑफ कंपनी के केस में, द कंपनी गेट अ लीगल आइडेंटिटी ओनली व्हेन इट बिकम इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट. जब एक कंपनी एक्ट के अंदर आती है, आपने कंपनी एस्टैब्लिश कर ली, वो उसकी कोई अपनी लीगल आइडेंटिटी नहीं होगी जब तक आपने उसको इनकॉर्पोरेटेड जो है कंपनीज एक्ट 2013 में नहीं करवाया. तो आपको जो प्रिविलेज है वो तभी मिलेगी जब आप जो है 2013 के एक्ट के अंदर करोगे. लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए नेचुरल पर्सन, आपको कहीं भी अपना राइट पाने के लिए, अपना राइट का डिमांड करने के लिए, अपना लीगल राइट, बेसिकली वी कैन से द राइट विच इज प्रोवाइडेड बाय द लॉ, द राइट विच इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन,
आपको अपने लीगल राइट प्रोवाइड करने के लिए अपने आप को कहीं प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी एक्ट के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है। वंस यू आर एग्जिस्टेंस आइदर इन द मदर्स वूम, अगर आप लोगों ने टीपीए पढ़ा होगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, though in that situation the gift cannot be given in the name of unborn child. अनबॉर्न चाइल्ड के नाम पे गिफ्ट नहीं दिया जा सकता, लेकिन मदर को एज ए गार्डियन या प्रॉपर्टी जो है किसी भी अनबॉर्न जो चाइल्ड है उसके नाम पे नहीं दी जा सकती है, लेकिन उसका गार्डियन बना के उसका जो बेनिफिट है उसे सिक्योर किया जा सकता है, उसका जो राइट है उसे सिक्योर किया जा सकता है। पार्टनरशिप एक्ट में भी इवन दो पार्टनरशिप में भी ये है कि इवन इफ द पार्टनर डिसीज जो पार्टनर है अगर उसकी डेथ हो गई है और उसका द चाइल्ड इज अ माइनर चाइल्ड, उसका बच्चा जो है वो माइनर है या इज इन द वूम, वो जब भी एग्जिस्टेंस में आएगा, जब भी वो बॉर्न होगा, उस सिचुएशन में विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म विल बी प्रोवाइडेड टू हिम और हर। तो अगर आपने आईपीसी में पढ़ा हो तो आईपीसी में भी आपको किया द मिसकैरेज इज नॉट अलाउड, इलीगल, बेसिकली इलीगल जो मिसकैरेजेस है या इलीगल अबॉर्शन इज नॉट अलाउड। सो इवन कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट अलाउड। फीटस का जो आप किसी को ये नहीं कह सकते कि ये तो फीटस है, दिस इज अ फीटस, इट्स नॉट कम अंडर द ह्यूमन बीइंग डेफिनेशन, ये ह्यूमन बीइंग की उसमें आता ही नहीं कंसेप्ट में, ये तो फीटस है। सो इवन द जिस दिन से आप एग्जिस्ट हो जाओगे आपको लॉ जो है प्रोटेक्शन देगा। टिल देन, मैंने आपको पहले बताया, टिल देन योर लास्ट ब्रेथ, आपकी जो आखिरी सांस है, और यू गेट योर वी कैन से द बरियर, एक रिस्पेक्टफुल ऑनरेबल जो बरियर मिलने का जो राइट है वो भी आपका है। अगर आप हिंदू हैं या सिख हैं तो आपको जलाया जाएगा, अगर आप मोहम्मदन या पारसी या जूस है तो अगर आपको उसमें दफनाया जाता है तो आपको उस प्रॉपर वे में दफनाया जाएगा। इवन वंस यू आर बरिड, आपको जब दबा दिया जाता है और अगर आपकी डेड बॉडी दोबारा से निकाली जाती है एविडेंस पर्पस के सिचुएशन में, देन सो मेनी फॉर्मेलिटीज हैज टू बी डन। किसी को भी ये राइट नहीं है कि वो आपकी जो बॉडी है उसके साथ डिसरिगार्ड करेगा। इवन अगर आपने आईपीसी पढ़ा हो तो आईपीसी में भी ये लिखा है कि डेड बॉडी के ऊपर अगर कोई भी ज्वेलरी है या कोई भी आर्टिकल है, कोई वॉच है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि आपने ह्यूमन बीइंग में से चोरी नहीं करी, उसको लेके नहीं जा सकते कि किसी भी डेड बॉडी के ऊपर से अगर आपने उसका गोल्ड ले लिया या वॉच ले लिया तो इट्स नॉट एन ऑफेंस, इट इज एन ऑफेंस अंडर द आईपीसी। तो यहाँ पर सिंपल सी जो बात इन्होंने की है कि कंपनी को ये सब कुछ, ये जो जितने भी राइट्स प्रोवाइड कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन या हमारा जो लॉ है, चाहे आईपीसी का हो, चाहे पार्टनरशिप का हो, चाहे टीपीए का लॉ हो या अदर एनी लॉ जो है, ये जो सारे जो राइट्स प्रोवाइड किए, दीज आर राइट्स आर नॉट प्रोवाइडेड टू द कंपनी। कंपनी को ये सब प्रोवाइडेड नहीं है। कंपनी गेट ओनली अ प्रिविलेज when it is incorporated under 2013। अगर कंपनी जो है इनकॉर्पोरेटेड होती है 2013 के अंदर, तब ही जो है कंपनी को प्रिविलेज दी जाती है। इट इज कंसिडर्ड टू बी ए सेपरेट आइडेंटिटी, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। सिर्फ और सिर्फ कंपनी को एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी सिर्फ और सिर्फ इस पर्पस के लिए दी जा रही है, जो ऑब्जेक्ट क्या है इसके पीछे, सिर्फ और सिर्फ उसका ऑब्जेक्ट है, दैट इज द कंपनी कैन परचेज अ प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। कंपनी कम से कम जो प्रॉपर्टी अपने नाम पे खरीद सके। सेकेंड इज शुड बी लिमिटेड वन। कंपनी की जो लायबिलिटी है जो प्रॉपर्टी है वो मिंगल अप ना हो, और जो एक जो शेयर कंपनी के अंदर या तो लोन दिया है टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, टू प्रोटेक्ट देयर राइट, उनको उनका राइट जो है प्रोटेक्ट करने के लिए जो है कंपनी को एक जो सेपरेट इंडिविजुअल बनाया गया है उसके डायरेक्टर से उसको डिफरेंशिएट किया गया है। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। द कंपनी इज नॉट कंसिडर्ड टू बी सिटीजन फॉर द पर्पस अंडर दिस एक्ट।
the company is not in the even in the कॉन्स्टिट्यूशन, कंपनी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी, और चाहे वो सिटीजनशिप एक्ट है उसके अंदर भी जो है कंपनी जो है वो सिटीजन की डेफिनेशन में नहीं आती. इट इज जस्ट इट इज नॉट अ नेचुरल पर्सन एंड कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन एंड इट इज बेसिकली इन द इट इज अ पर्सन इन द आई ऑफ द लॉ एंड इट इज जो है, और कंपनी के कोई अपने फंडामेंटल राइट्स नहीं है. द फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज दे आर नॉट प्रोवाइडेड टू द कंपनी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. फंडामेंटल राइट्स और द फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं दे आर प्रोवाइडेड टू ओनली टू द पर्सन हु इज अ नेचुरल पर्सन, द पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया. ठीक है, दिस इज अबाउट दिस टॉपिक. किसी को कुछ इसमें से कुछ एड ऑन या कुछ पूछना हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन? किसी ने कुछ पूछना हो प्लीज पूछ लो. अभी मैं केसमेट ओपन करने जा रही हूँ. Those who having your casemate, please open your casemate. Those who having their casemate, please open your casemate. You open your casemate, you see first case. It is related to Salman versus Salmons and Company Limited. अगर आप अपना केसमेट ओपन करते हैं तो सबसे पहला केस जो आपके सिलेबस का है दैट इज सालमन वर्सेस सालमन कंपनी लिमिटेड. एंड this case again very important case because this case is deal with the legal identity of the company, लीगल सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ द कंपनी को इसमें डिस्कस किया गया है. और जैसे इसके ऊपर लिखा ही, अगर आपने केसमेट के ऊपर देखो तो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सनालिटी ऑफ द कंपनी, उसको जो है सालमन वर्सेस सालमन में जो है डिस्कस किया गया है. एंड और जो है सेपरेट लीगल आइडेंटिटी को लेकर, जो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी हम बार बार बोल रहे हैं कि द कंपनी हैविंग अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, तो उस कंसेप्ट को भी जो है इसमें डिस्कस किया गया. सिंपल लैंग्वेज में मैं पहले इसके फैक्ट्स बताऊंगी आपको, then I will discuss some paragraphs of this case which are the important one which you have to be read. So first one is that the Salmon जो है, Salmon is a, if you read the first paragraph, the appellant Aaron Salmon had for some 30 years prior to 1892 carry on a business as a leather merchant and hide the factory and wholesale the export goods manufactured under the style of A. Salmons and Company. A limited company was formed in 1892 to carry on the business. The subscriber to the memorandum of association being the appellant, his wife, and the daughter of his his four sons. So the company. So in this case, Mr. जो सालमन है, उन्होंने पहले से उनका जो है बिजनेस चल रहा था. Now he has incorporated another company, which is he has incorporated another company, and उस कंपनी में जो बेसिकली जो शेयर्स थे, 1 pound, 1 share, जो 1 pound जो है, each was subscribed, 1 pound जो है इसमें, each was subscribed by his wife, his daughter and his 4 sons. Along with Salman, उनकी वाइफ, उनकी डॉटर और उनके 4 जो सन थे, they are the shareholders or they we can say the member of the company. And then जो मेजर शेयर्स थे, they are held by the Salman himself. So इस सिचुएशन में जो है सालमन के मेजर जो शेयर्स थे, they hold by him and he incorporated the company Salman and Company Limited. So the main जो था, Salman was the managing director of the company. सालमन जो था मेन इस कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर था. एंड आफ्टर 1 year कंपनी बिकम इंसॉल्वेंट एंड वाइंडिंग अप. 1 साल के बाद क्या हुआ कि कंपनी जो है वो वाइंड अप होने लगी. सो एट द वाइंड अप सिचुएशन, जो कंपनी की जो लायबिलिटीज थी उसके अगेंस्ट केस किया. जो इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने लोन दिया हुआ था कंपनी को, दे
पुट अ केस अगेंस्ट द सालमन, और उन्होंने सालमन को, लेकिन कंपनी के नाम पे नहीं बल्कि सालमन के नाम पे केस किया, एंड दे डिमांडेड कि जो लोन है द सालमन शुड गिव, जो लोन है सालमन की जो प्रॉपर्टी है या जो भी उसकी जो एसेट्स है उसमें से वो लोन जो है उनका फुलफिल किया जाए। लेकिन आफ्टर हियरिंग द आर्गुमेंट्स फ्रॉम द बोथ द साइड्स के आर्गुमेंट्स को हेयर करके हाउस ऑफ लॉर्ड जो है दे हैव डिसाइडेड, इस केस में बेसिकली डिसाइड किया गया द कंपनी दो द मेन shares are held by the Salmon, though the main shares are held by the Salmon, और the company जो है shares जो है Salmon ने hold किए थे, even though the company is distinct from its member। यहाँ पर आर्गुमेंट्स को दोनों पार्टीज के जो इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने लोन दिया हुआ था और सालमन के जो लॉयर्स थे, उन दोनों के पॉइंट्स को सुन के हाउस ऑफ लॉर्ड जो थे दे हेल्ड कि कंपनी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर एंड इट इज अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। कंपनी जो है एक डिस्टिंक्ट है अपने मेंबर से, एंड कंपनी हैविंग अ लीगल आइडेंटिटी इंडिपेंडेंट फ्रॉम सालमन। सालमन से डिफरेंट है, एंड द सालमन वाज नॉट द एजेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो वो एजेंट नहीं है, एंड द बेसिकली दो जो बिजनेस हम कह रहे थे, जो ये कहा गया कि जो पहले उसका लेदर का जो बिजनेस था, जो बूट बनाने वाला जो बिजनेस था, उसने सेल आउट किसको कर दिया था, कंपनी को कर दिया था, एंड द इन्वेस्टर सेज कि दिस बिजनेस जो है वो स्टार्ट किसके द्वारा किया गया, सालमन के द्वारा किया गया। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने जिस पॉइंट को मतलब जिस पॉइंट के ऊपर कंसिडरेशन दिया, द कोर्ट हैज सी कि आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन द कंपनी जो है, क्वेश्चन यहाँ पर आया कि कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं है कंपनीज एक्ट के अंदर, या इट इज जस्ट एन बिजनेस विच इज स्टार्टेड बाय द सालमन। लेकिन कोर्ट ने ये कहा वंस द कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, वंस द बिजनेस हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, इट बिकम अ कंपनी, वो कंपनी बन गया। एंड दो कंपनी का जो बिजनेस है, कंपनी का बिजनेस और सालमन का जो इंडिविजुअल बिजनेस है, दे आर बोथ आर डिफरेंट वन। सो जो इन्वेस्टर्स हैं दे हैव गिवन अ लोन टू द कंपनी, नॉट टू द बिजनेस ऑफ द सालमन। सालमन को कभी लोन नहीं दिया उन्होंने, ना उसको पर्सनली लोन नहीं दिया। दे हैव गिवन द लोन इन द नेम ऑफ द कंपनी, दे हैव इन्वेस्टमेंट नॉट इन द नेम ऑफ द सालमन। सालमन के नाम पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, दे हैव इन्वेस्टमेंट इन द नेम ऑफ द कंपनी, एंड द बिजनेस इज बिलोंग टू द कंपनी। सो बिजनेस जो है वो कंपनी का है, एंड कंपनी इज लाइबल नॉट द सालमन। यहाँ पर सालमन लाइबल नहीं करता, कंपनी लाइबल करती है, और द कंपनी जो एसेट्स हैं दे आर लाइबल टू पे द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो यहाँ पर कोर्ट ने डिसाइड किया कि कंपनी इज लाइबल, the liability is of the company, and the company assets are liable to pay the unsecured creditors। ठीक है, तो यहाँ this is very important case relating to the separate legal entity of the company। ये एक सालमन एंड सालमन वाला केस जो है सबसे इम्पोर्टेंट केस है। जब भी आपको कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को डिस्कस करना है, लीगल सेपरेट आइडेंटिटी को डिस्कस करना है, तो आपको सालमन और सालमन का जो केस है आपको डिस्कस करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें से जो है फर्स्ट पैरा, इफ यू रीड द फर्स्ट पैराग्राफ, अगर आप फर्स्ट पैराग्राफ इसका पढ़ते हैं तो इसमें से आपको केस के फैक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, देन इसके बाद जहां पर लॉर्ड हल्सबरी लिखा हुआ है, लॉर्ड्स, अगर आप देखें इसके फर्स्ट जो सेकंड पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ का जो फर्स्ट लाइन है, they said the important question in this case is whether the respondent company was a company at all, whether in true that artificial creation of the legislature has been widely constituted in this instance। So यहाँ पर जो क्वेश्चन रेज किया गया, सबसे पहले जो मैटर इन जो इशू जो रेज किया गया कि जो रिस्पोंडेंट कंपनी है, जो कंपनी जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया है, those who are the investor, those who have given the loan to the company, क्या उस सिचुएशन में वो कंपनी की डेफिनेशन में या कंपनी की एग्जिस्टेंस में आती भी है या नहीं आती है। Then in order to determine the question, it is necessary to look at what the statute itself has to determine in that respect. I have no right to add to the requirements of the statute and not to take from the requirements thus enacted. The sole guide must be the statute itself।
सो यहाँ पर कोर्ट ने वही कहा कि कंपनी जो एक्ट है उसको देखा जाएगा कि वेदर दैट पर्टिकुलर एसोसिएशन ऑफ द पर्संस, जो पर्टिकुलर एसोसिएशन किस किस की एसोसिएशन है, सालमन की वाइफ, सालमन की डॉटर और सालमन के जो 4 सन्स हैं, they are consisted the members of they are considered association, company बना रहे which is incorporated under the company law. तो are that this particular companies come incorporated in the company law, और उसके बाद so that again अगर इसके पैराग्राफ में अगर आप देखें तो that were 7 actual living person who held the share in the company has not been doubted. अब यहाँ पर क्या कहा उसने लॉर्ड ने डेट की जो कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा कि जो 7 पर्सन्स हैं दे आर द लिविंग पर्सन्स, जो ये जो क्रिएट किए गए हैं दे आर द लिविंग पर्सन्स, और बेसिकली दे आर क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग अ बिजनेस, एंड द कंपनी जो क्रिएट की गई है फॉर द पर्पस ऑफ सम लीगल पर्पस के लिए क्रिएट की गई है. इसमें से आप जो है फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड, थर्ड पैराग्राफ को मार्क करो. यू पीपल हैव टू रीड इट. ठीक है, मैं जस्ट ले आउट कर रही हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ कि what are the fact of these cases, what are the contentions has been taken by the court, and on those contention what the hearing, what the decision has been taken by the court. Then उसके बाद first paragraph, second, third, then 6 पैराग्राफ को मार्क करो आप लोगों ने पढ़ना है 6 को. 6, 7, 8 पैराग्राफ. इलेवन पैराग्राफ द स्टार्टिंग लाइफ जो 11 पैराग्राफ की है. द केस वेंट टू प्रूव बिफोर द वैगन व्हीलर्स justice when the liquidator was examined as a witness on behalf of the company, while evidence was given for the appellant by himself and by his son, the Salman, one of the member of the company who had been employed in the business for nearly 20 years. The evidence shows that before it transferred to the new company, the business has been prosperous and had yield to the appellant annual profits sufficient to maintain himself and family and to add to his capital. It is also shows that at the date of the transfer, the business was perfectly solvent. The liquidator, whose testimony was chiefly directed towards proving that the price paid by was excessive, admitted in cross-examination that the business, when the transfer to the company, was in sound condition and there was a substantial surplus. No evidence was lead to tend to support the allegation that no board of directors was ever appointed or that the board consisted entirely of the appellant. The non-success and the ultimate insolvency of the business after it came into the hand of the company. तो अगर आप ये 11 पैराग्राफ if you see, तो यहाँ पर ये they have discussed कि जो यहाँ पर जो कंटेंशन लिया गया, ऑपोजिट पार्टी ने जो कंटेंशन लिया, प्लेंटिफ पार्टी ने बेसिकली they have taken the contention कि जो बिजनेस है, जो बिजनेस जो रन किया गया, जिसको सोल्ड आउट किया गया आगे सालमन की कंपनी को, कि दैट जो बिजनेस है इट इज रन बाय द सालमन हिमसेल्फ. लेकिन सालमन के जो है लॉयर ने दे हैव टेकन द कंटेंशन कि जो है जो बिजनेस जो ऑलरेडी रन किया जा रहा था कंपनी इनकॉर्पोरेटेड करने से पहले, वो बिजनेस जो है इट इज इन द गुड कंडीशन. यू कैन नॉट टेक अ प्ली कि उस बिजनेस को कवर अप करने के लिए जो है, उस बिजनेस को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने के लिए जो है सालमन ने जो है न्यू कंपनी एस्टैब्लिश की गई. बट दे हेलो Yes, ma'am. Can you repeat the paragraphs, because the paragraphs are not marked? So just repeat it with the page numbers and which is the line it is starting from. Because actually, Dinesh, it's even difficult for me also because I do not know whether the PDF form you are getting in the PDF form or either you have it hard copy. Ma'am, we have it in PDF form. You with having your PDF form, so it may be in the different page. So just I'm try to read out at say 11 page, and Justice William is there. Okay, ma'am. Wagon William Justice is there.
So it's might be it's a page number 17. Yes, ma'am. It's page number 17. Yes, ma'am. 17, second paragraph is there. Yes, ma'am. Thank you. ठीक है? Yes, ma'am. So this is the basically contention has taken. क्योंकि देखो यहाँ इस जो सालमन के केस में क्यों सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का मैटर क्यों लिया गया? सालमन का ऑलरेडी एक बिजनेस स्टार्ट था, दे हैव डिफरेंट दे ओन एक बिजनेस स्टार्ट था, उसने एक न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई थी, और लेकिन जो लोन दिया गया था वो बिजनेस पर्पस के लिए लोन नहीं लिया गया था. द लोन हैज बीन गिवन बाय द क्रेडिटर फॉर टू द कंपनी के नाम पे दिया गया था, कंपनी को दिया गया था. So they cannot take a plea that they given had the loan individually to the Salman. अगर उन्होंने सालमन को इंडिविजुअली दिया होता, दो मेन जो शेयर्स हैं वो सालमन के पास ही हैं बेशक. दे आर टेकिंग द प्ली कि जो सालमन है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर्स जो है उसके नाम पे है, ज्यादा से ज्यादा कंपनी की एसेट जो है वो सालमन के नाम पे है. उसके जो फैमिली मेंबर्स है दे आर होल्डिंग वन पाउंड शेयर्स, 1 पाउंड के जो शेयर्स है वो बाकी मेंबर्स के पास है. तो सालमन को जो उसकी एसेट को पर्सनली लायबल किया जाए. लेकिन यहाँ पर जो कोर्ट ऑफ लॉ है दे हैव डिस्कस कि नो द कंपनी, यहाँ पर जो है कंपनी एंड द सालमन बोथ आर द डिफरेंट पर्सन. कंपनी हैज अ डिफरेंट आइडेंटिटी विद द सालमन. सालमन जो है वो ही इज जस्ट अ डायरेक्टर इन द कंपनी, दो ही इज अ सोल डायरेक्टर. अगर कम देखे तो सालमन एक लौता, उसके बावजूद भी जो है वो ये नहीं कह सकते कि कंपनी और सालमन जो है वो दोनों सेम पर्सन, या सालमन ने जो कंपनी बनाई है जस्ट टू defraud those persons who have taken the loan from the Salman. तो कोर्ट ने सेट किया कि the businesses belong to the company and the company is liable and the company assets are liable to pay the unsecured debts. ठीक है? And then on page 18, paragraph 2 you have to read. Second paragraph, second on page 18 you have to read the second paragraph. That's it. ठीक है? तो अगर आप ये पैराग्राफ्स पढ़ेंगे तो यू विल मोर एबल टू नो कि क्या आर्गुमेंट्स हुए, क्या हुए, क्योंकि बिकॉज हम लोग आमने सामने नहीं है, तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि मैं पूरा का पूरा जो है केस जो है पूरा केस यहाँ बैठ के पढ़ सकूं या रीड आउट कर सकूं. या फिर ये हो सकता है कि मैं आप लोगों को एक का नाम लूं और आप जो है उसको रीड आउट करो कि यस दिस पैराग्राफ विल बी रीड बाय दिस पर्सन और पैराग्राफ विल रीड बाय दिस पर्सन. सो यू पीपल डिसाइडेड. मेरा केस में को डिस्कस करने का ये वे था ऑनलाइन, बट इफ यू फील कि वी कैन डू सम मोर इम्प्रोवाइजेशन फॉर पर्पस ऑफ डीलिंग विद द केस मेट, तो यू कैन टेक्स्ट मी. ठीक है दिनेश, आज के लिए इतना ही लेक्चर है, बस लेक्चर इज ओवर नाउ. दोस्तों, ब्रास ग्रुप आशा करता है कि आप सभी लोगों को ये लेसन पसंद आया होगा. आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना न भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.